हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी में पोटेंटाइजेशन का चैप्टर। ठीक है, तो पोटेंटाइजेशन क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, होता क्या है एक्चुअल में पोटेंटाइजेशन, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पोटेंटाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ विच द इनहेरिटेड डोरमेंट डायनेमिक क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स is aroused or increased by modification of drug power to dynamic power by trituration and succussion। तो दो प्रोसेस हैं, ट्राइचुरेशन एंड सक्शन। इसमें करते क्या हैं? इनहेरिटेड डोरमेंट डायनेमिक पावर जो है किसी भी ड्रग सब्सटेंसेस की, उसको बढ़ाते हैं, उसको अराउज करते हैं। और ये कैसा प्रोसेस है? एक मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, जैसे इसमें ट्राइचुरेशन में आप देखते हैं कि 60 मिनट में एक साइकिल इसका पूरा कंप्लीट होता है। 60 मिनट के बाद एक पोटेंसी बनकर तैयार होती है। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी ड्रग सब्सटेंसेस की इनहेरिटेड डोरमेंट डायनेमिक क्यूरेटिव पावर को अराउज्ड करते हैं। वो क्यूरेटिव पावर है उसमें, लेकिन वो डोरमेंट स्टेट में है उस ड्रग सब्सटेंसेस में, वो अभी एक्टिवली काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसका पोटेंटाइजेशन कर देते हैं, वैसे ही उसकी जो डायनेमिक पावर है वो एक्टिव हो जाती है, और जो ड्रग प्रूविंग में सिम्टम प्रोड्यूस करती है वो मेडिसिन, वो सिम्टम क्योर भी करती है। ठीक है, तो पोटेंटाइजेशन एक बार फिर क्या है? मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी ड्रग सब्सटेंसेस की डोरमेंट डायनेमिक जो क्यूरेटिव पावर है उसको अराउज करते हैं। किसके द्वारा? ट्राइचुरेशन एंड सक्शन के प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो ये तो पोटेंटाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद फिर हनीमैन सर ने डिफाइन करा है पोटेंटाइजेशन को अपने 5th वॉल्यूम में क्रोनिक डिजीज़ के। तो क्रोनिक डिजीज़ के 5th वॉल्यूम में हनीमैन सर ने पोटेंटाइजेशन को डिफाइन करा है। ठीक है, द डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस इन होम्योपैथी थ्रू द 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन। ठीक है, तो ड्रग डायनामाइजेशन की जो बात है वो 5th एडिशन में आई ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के। ठीक है, तो इतनी सी बात हमें याद रखनी है कि पोटेंटाइजेशन क्या है? एक मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम इनहेरेंट डोरमेंट डायनेमिक पावर को ड्रग की अराउज करते हैं ट्राइचुरेशन एंड सक्शन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, और उसमें ड्रग पावर मॉडिफाई होती है। और हनीमैन सर ने पोटेंटाइजेशन को डिफाइन कहाँ करा है? तो वो 5th वॉल्यूम ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में। ठीक है, तो हनीमैन सर के जो द्वारा डेफिनेशन दी गई है वो है होम्योपैथिक डायनामाइजेशन आर प्रोसेस बाय विच द मेडिसिनल सब्सटेंसेस वाइल इन देयर क्रूड स्टेट become aroused and then become enabled to act in almost spiritual manner in our life। ठीक है, तो इतनी अराउज कर देते हैं, मतलब डायनेमिक पावर में ले आते हैं उस ड्रग सब्सटेंसेस की जो क्यूरेटिव पावर है कि वो स्पिरिचुअल मैनर में एक्ट कर सके वाइटल फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हुई पोटेंटाइजेशन की डेफिनेशन। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन, कि कैसे थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो डेवलप हुई। ठीक है, तो सबसे पहले 1796 में, यानी कि 1796 में इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, हनीमैन जब जैसे मतलब होम्योपैथी का एरा स्टार्ट हुआ 1796 से, ऐसे ऑन ए न्यू प्रिंसिपल एक बुक आई हनीमैन सर की जिसमें उन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया ड्रग डायनामाइजेशन को लेकर। गिव्स नो आइडिया इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग डायनामाइजेशन। ठीक है, तो 1796 में हमारे पास पोटेंटाइजेशन या ड्रग डायनामाइजेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर उसके बाद 1798 में आते हैं ह्यूफ्लैंड्स। ठीक है, तो ह्यूफ्लैंड्स ने जनरल था उसका कि सम काइंड्स ऑफ कंटिन्यूड एंड रिमिटेंट फीवर। ठीक है, तो ये जनरल था उनका, सम काइंड्स ऑफ कंटिन्यूड एंड रिमिटेंट फीवर। ठीक है, अर्निका रूट इन डोजेज ऑफ सेवरल ग्रेन। तो उन्होंने क्या करा था, इसमें ये चीज़ लिख रखी थी कि अर्निका की रूट को, ठीक है, अलग अलग ग्रेन में दिया। ठीक है, जैसे इग्नेशिया को 2-3 ग्रेन में दिया, अर्निका की रूट को अलग अलग डोजेज में दिया, अलग अलग ग्रेन में, ओपीएम को 1-5 करके दिया। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने, ये पहली स्टार्टिंग, मतलब ये आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट हिंट जो डाइल्यूशन का आया ड्रग्स का, वो 1798 में आया। तो वो किसके द्वारा आया? वो आया ह्यूफ्लैंड्स के द्वारा।
तो ये चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट हिंट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ ड्रग कब आया, 1798 में, ठीक है, किसके द्वारा, ह्यूफलैंड्स, और जनरल कौन सा था, सम काइंड्स ऑफ कॉन्टिन्यूड एंड रिमिटेंट फीवर में ये लिख रखा था। उसमें 2-3 मेडिसिन के बारे में बात कर रही है, एक अर्निका है, दूसरा इग्निशिया, थर्ड ओपियम, और फोर्थ कैम्फोरा, एंड फिफ्थ लीडम पाल, ठीक है। फिर उसके बाद 1799 से 1801 के बीच में, ठीक है, तो बहुत सारे फिर हनीमैन सर स्मॉल डोज की तरफ आए, मतलब कम डोज की तरफ आते गए लार्ज डोज से। तो उसको जो स्मॉल डोज है, वेरी स्मॉल डोज है, उसको बोल रहे हैं इनफाइनटेसिमल डोज, ठीक है, इनफाइनटेसिमल डोज। और उसके बाद फिर 1803 में हनीमैन ग्रेजुअली अडेप्टेड डोजेस एंड हायर डिग्री ऑफ डाइल्यूशन, मतलब हायर पोटेंसी के डाइल्यूशन को इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, 1803 के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद 1804 से 1811 के बीच में एक बुक पब्लिश्ड होती है, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, जो कि 1805 में पब्लिश्ड होती है। तो उसमें फिर इस चीज़ की बात करिए, देयर इज़ गुड डील अबाउट द प्योरली डायनेमिक एक्शन ऑफ द ड्रग। तो उस पीरियड के दौरान, यानी कि 1804 से 1811 के दौरान, ये डायनेमिक एक्शन की बात जो है ड्रग की, वो अच्छी लिखी गई है वहाँ पे, मतलब एक अथॉरिटी बोल सकते हो कि वहाँ पे लिखा गया, वहाँ पे ऑथराइज्ड करी गई ये वाली बात कि 1805 में जो मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस बुक पब्लिश्ड हुई थी, उसमें इस चीज़ के बारे में लिखा गया, डायनेमिक एक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से पोटेंटाइजेशन की शुरुआत होती है। फिर आगे फर्दर और चीज़ें भी चलती रहती हैं, तो हमें अभी उस बात पर नहीं जाना है, बस इतना समझ लिया कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ पोटेंटाइजेशन की पोटेंटाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पोटेंटाइजेशन से हम अननेसेसरी मेडिसिनल जो एग्रावेशन होता है और जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अगर हम उस मतलब अगर क्रूड फॉर्म में दें तो वो नहीं होता है। क्यों? वो उसका जो मेडिसिनल सब्सटेंस है या ड्रग सब्सटेंस है, उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, और मतलब हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देख नहीं सकते, ठीक है। तो टू अवॉइड अननेसेसरी मेडिसिनल एग्रावेशन, फर्स्ट है मेडिसिनल एग्रावेशन एंड साइड इफेक्ट बाय ए कंटिन्यूड प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मटेरियल क्वांटिटी ऑफ ए ड्रग्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस में करते क्या हैं कि मटेरियल क्वांटिटी को रिड्यूस करते जाते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा मटेरियल क्वांटिटी होगी तो ज़्यादा उसका इफेक्ट आएगा, और ज़्यादा अगर इफेक्ट आया तो हमें साइड इफेक्ट या मेडिसिनल एग्रावेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमें उससे अवॉइड करता है ये पोटेंटाइजेशन। सेकंड क्या उद्देश्य है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ विच आर लेटेंट इन नेचुरल स्टेट, यानी कि जो सुप्त अवस्था में है या सोई हुई अवस्था में है नेचुरल स्टेट में, बिकम अवेकेंड एंड डेवलप्ड इनटू एक्टिविटी टू एन इनक्रेडिबल डिग्री, ठीक है। तो जो मेडिसिनल सब्सटेंस है उसकी जो पावर है नेचुरल स्टेट में वो लेटेंट है, लेकिन जैसे ही हम पोटेंटाइजेशन करते जाते हैं तो फिर जो उसकी पावर है वो और ज़्यादा डेवलप होती जाती है, ठीक है, डायनेमिक होती जाती है, ताकि वो डायनेमिक प्लेन पर एक्ट कर सके, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, वाइटल फोर्स इज डायनेमिक इन नेचर, ठीक है। तो फिर देखो ऐसे समझो इस चीज़ को कि वाइटल फोर्स डायनेमिक है नेचर में, ठीक है, उसको हम नहीं देख सकते ना, सिर्फ उसके इफ़ेक्ट को हम जान सकते हैं बाय सेंसेशन एंड फंक्शन, ठीक है। अगर हमारे सही सेंसेशन एंड फंक्शन चल रहे हैं तो मतलब वाइटल फोर्स सही चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जब वो बीमार होता है तो बीमार किसके द्वारा होता है, एक डायनेमिक फोर्स के द्वारा ही बीमार होता है, ठीक है, या उसको डिजीज़ फोर्स बोलो या नॉक्सियस एजेंट जिनके द्वारा वो अफेक्ट हो रहा है। तो ठीक भी किसके द्वारा होगा, एक डायनेमिक पावर के द्वारा ही ठीक हो सकता है, तो फिर इसलिए हमें एक डायनेमिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वाइटल फोर्स इज डायनेमिक इन नेचर एंड डिजीज़ फोर्स आल्सो डायनेमिक इन नेचर, तो डिजीज़ फोर्स भी डायनेमिक है नेचर में, ठीक है, और वाइटल फोर्स भी डायनेमिक है नेचर में। सो फोर इसलिए क्योर मेडिसिन शुड बी डायनेमिक इन नेचर, ठीक है। तो क्योर के लिए मेडिसिन भी कैसी होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए नेचर में, ठीक है। उसके बाद फिर पोटेंटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायनेमिक मेडिसिनल पावर, डायनेमिक मेडिसिनल पावर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मेडिसिन का पोटेंटाइजेशन हुआ होगा उस मेडिसिन की उतनी ही ज़्यादा पावर होगी,
क्वांटिटी नहीं होगी, क्वांटिटी तो और ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है, क्वालिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो डायनेमिक मेडिसिनल पावर उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद है पोटेंटाइजेशन हेल्प टू इंडिविजुअलाइज ड्रग थ्रू इट्स लेटेंट पैथोजेनेटिक पावर एज इज डिस्कवर्ड इन इट्स होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग, ठीक है। तो जो उसके पास लेटेंट पैथोजेनेटिक पावर है, या जो पैथोजेनेसिस के बाद जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं वो उसकी पैथोजेनेटिक पावर होगी। तो पोटेंटाइजेशन इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करता है। कैसे करेगा कि हम जब ड्रग प्रूविंग करते हैं तो डिफरेंट पोटेंसी का इस्तेमाल करते हुए एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूविंग करते हैं। तो प्रूविंग करते हैं तो एक मेडिसिन हम प्रूव कर रहे हैं बहुत सारे लोगों पर, ठीक है। तो वो मतलब एक जैसे सिम्टम देने के चांस रहते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर, ठीक है, कि कैसे कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो वो ऐसे करके इंडिविजुअलाइज करने में मदद करती है, ठीक है। फिर उसके बाद एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल एबनॉर्मलिटी, मियाज़म कैन ओनली बी क्योर्ड बाई डायनामिक एंड डीप एक्शन ऑफ ड्रग्स, दिस इज़ ओनली पॉसिबल बाई पोटेंटाइज्ड मेडिसिन, ठीक है। तो जो एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटीज़ हैं हम लोगों की, या कॉन्स्टिट्यूशनल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, या जो मियाज़मेटिक डिजीज़ हैं, वो केवल डायनामिक और डीप एक्शन वाली ड्रग्स के द्वारा ही ठीक हो सकता है। और ये केवल पॉसिबल है तो वो केवल पोटेंटाइज्ड मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन से ही पॉसिबल है, कि आप किसी इंसान की ससेप्टिबिलिटी जो एबनॉर्मल है उसको नॉर्मल लेकर आ रहे हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसको, जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसमें आप उसको नॉर्मल लेकर आ रहे हैं, या फिर जो एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक या एंटीसिफिलिटिक डिजीज़ जो हैं, सॉरी सोरिक, साइकोटिक या फिर सिफिलिटिक डिजीज़ है, वहाँ आप एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन देकर उस मियाज़म को क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो वर्स्ट आउट हुआ है मियाज़म, उसको आप लेटेंट स्टेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल केवल एक प्रोसेस के द्वारा है जिसका नाम है पोटेंटाइजेशन, ठीक है। तो अभी हमने जितने ऑब्जेक्ट पढ़े हैं तो ये हैं लगभग 6 हैं, ठीक है। तो 6 ऑब्जेक्ट पढ़े हैं पोटेंटाइजेशन की, ठीक है। तो अननेसेसरी मेडिसिनल एग्रावेशन को रोकना है इसके द्वारा। दूसरा, जो लेटेंट स्टेट में नेचुरल सब्सटेंसेस की जो लेटेंट स्टेट में पावर है वो बढ़ जाती है, ठीक है, डायनेमिक प्लेन में आ जाती है। और जो वाइटल फोर्स है वो भी डायनेमिक है, डिजीज़ फोर्स वो भी डायनेमिक है। तो हमें एक ऐसे सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो भी डायनेमिक होना चाहिए नेचर में। और पोटेंटाइजेशन डायनेमिक मेडिसिनल पावर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ पोटेंटाइजेशन। उसके बाद देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ पोटेंटाइजेशन, ठीक है। ये तो हमारा उद्देश्य था जो हमने अभी पढ़ा, लेकिन होता क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या आता है पोटेंटाइजेशन का, वो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो पहला इफ़ेक्ट क्या है, क्वांटिटेटिव रिडक्शन बट क्वालिटेटिव इंक्रीज ऑफ थेराप्यूटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिडक्शन होता है ड्रग सब्सटेंसेस का, लेकिन उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ होती है, जो मेडिसिनल क्वालिटी या मेडिसिनल पावर है वो उसकी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इफेक्ट क्या आता है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, डिटरमाइंड बाई डिफरेंट स्केल। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और जो हम अलग अलग स्केल से देखते हैं, ठीक है, डिटरमाइन होती है वो अलग अलग स्केल से, ठीक है। जैसे 2 तरह के स्केल जनरली हम लोग पढ़ते हैं, सेंटेसिमल स्केल और डेसिमल स्केल। एक थर्ड है 50 मिलिसिमल स्केल, ठीक है। तो उनमें अलग अलग तरह की पोटेंसीज देखने को मिल रही हैं। उसके बाद डायनेमाइजेशन से उसका जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है, या मान लो कि होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो हमारे मतलब क्रूड सब्सटेंस ऐसे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है, वो टॉक्सिक है, ठीक है। जैसे पॉइज़न की बात करें अगर हम, तो पॉइज़न अगर इंसान ले ले तो मतलब कोगुलेशन वगैरह हो सकता है उसके बॉडी में और उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो वो है तो टॉक्सिक प्रोडक्ट, तो उसका भी एलिमिनेशन होता है पोटेंटाइजेशन के थ्रू, ठीक है। गेनिंग ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें हम क्या गेन करते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करते हैं मेडिसिनल सब्सटेंसेस की, ठीक है। तो ये हुआ आपका पोटेंटाइजेशन के बारे में कि उसका डेफिनेशन क्या है, उसका
इफ़ेक्ट क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन की। ठीक है, तो दो तरह के प्रोसेस हम देखते हैं। एक तो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए जिसको बोलते हैं ट्राइचुरेशन, और एक है सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए जिसको बोलते हैं सक्शन। तो दो प्रोसेस हैं, तीन स्केल हैं। ये बात हमेशा याद रखनी कि दो प्रोसेस हम पढ़ते हैं, ट्राइचुरेशन एंड सक्शन, और तीन स्केल पढ़ते हैं। पहला डेसिमल स्केल, दूसरा सेंटेसिमल स्केल, और तीसरा 50 मिलिसिमल स्केल। ठीक है, तो फिर उसके बाद बात करते हैं स्केल्स ऑफ पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन के कितने स्केल्स हैं। ठीक है, तो फॉर ट्राइचुरेशन, ट्राइचुरेशन हम दो स्केल्स के द्वारा करते हैं, सेंटेसिमल एंड डेसिमल स्केल के द्वारा। और सक्शन जो प्रोसेस है उसमें हम तीन स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेसिमल का भी, डेसिमल का भी, और 50 मिलिसिमल का भी। सक्शन जो प्रोसेस है वो लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए होता है, और जो ट्राइचुरेशन का प्रोसेस है वो मतलब सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए होता है। अभी हम बात कर चुके हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए कौन सा होता है, ट्राइचुरेशन। ठीक है, और सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए होता है सक्शन। तो लिक्विड के लिए सक्शन बोल सकते हो, जो मतलब सॉल्युबल है वाटर या अल्कोहल में। दूसरा जो इनसॉल्युबल है उसके लिए हम ट्राइचुरेशन करते हैं। ठीक है, तो फिर ये हो गया कि प्रोसेस हो गया, इफ़ेक्ट देख लिया। अब प्रोडक्ट क्या बनता है ट्राइचुरेशन के बाद, तो पोटेंसीज बनती हैं। ठीक है, वो फिर अलग अलग स्केल में अलग अलग पोटेंसी को अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे सेंटेसिमल स्केल की पोटेंसी को सी से डिनोट करा जाता है, 30C, 200C, 1M, 10M, CM और 50M, उसके बाद MM आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद डेसिमल स्केल, तो डेसिमल स्केल को 1x 2x से लेकर 12x तक बनाते हैं। ठीक है, तो उसको x से डिनोट करा जाता है। उसके बाद 50 मिलिसिमल स्केल में पोटेंसी को 0/1, 0/2, 0/3 एंड फर्दर जितनी भी आप पोटेंसीज बना सकते हो। तो ये इनका डिनोट करने का तरीका है कि किस स्केल में किस पोटेंसी को कैसे डिनोट करा जाता है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंटाइजेशन। ठीक है, तो अब तक हमने बात कर ली है पोटेंटाइजेशन की, और हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ पोटेंटाइजेशन, और उसके बाद इफेक्ट ऑफ पोटेंटाइजेशन, फिर प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन, फिर स्केल पढ़ लिया, फिर प्रोडक्ट ऑफ पोटेंटाइजेशन। ठीक है, तो इसी तरह से एग्ज़ाम में भी लिखना आना चाहिए, और हमें अगर हेडिंग्स पता है तो हम उस प्रोसेस को लिख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्राइचुरेशन के बारे में, सक्शन के बारे में। ठीक है, सेंटेसिमल स्केल या डेसिमल स्केल्स के बारे में, कैसे सॉलिड पोटेंशी को लिक्विड पोटेंशी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे जंपिंग पोटेंशी बनती है। ठीक है, वो सब बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना सफिशियंट है, इतना पढ़िए अभी, उसके बाद बुक से रीड करिए। ठीक है, और बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर, वो पहले वो लेक्चर पढ़ें। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जहाँ पर भी जो भी इंसान बैठा हो। ठीक है, थैंक यू।